ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, कल तक हमने अमोनिया कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं HNO3, जिसे हम नाइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। हम आज पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ नाइट्रिक एसिड सबसे पहले, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की विधियां। यहां हम दो तरह के इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे हम इंडस्ट्रियल मेथड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है और काफ़ी सारे क्वेश्चन वो बनते हैं। और सेकंड मेथड हम डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि। तो पहला मेथड जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंडस्ट्रियल मेथड। ऑलराइट, औद्योगिक विधि। देखिए कुछ पॉइंट्स इसके अपन डिस्कस कर लें औद्योगिक विधि में। नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि, नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि का एक स्पेशल नाम है, स्पेसिफिक नेम इसको दिया जाता है ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रक्रम या विधि। ओके, ये इसको नाम दिया जाता है। अब इससे ओस्टवाल्ड प्रोसेस से किस तरह से हम नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है। देखिए, जब हम इस पूरे इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें तो कुछ स्टेप्स आता है, ये स्टेप्स में होती है। सबसे पहला जो स्टेप आता है वो स्टेप क्या होता है? स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ NO मीन्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का निर्माण कैसे किया जाता है? हेबर विधि से आप लोग NH3 प्राप्त करते हो, अमोनिया, ठीक है ना, अमोनिया गैस। ये अमोनिया जो है, दिस इज अमोनिया, ये अमोनिया प्राप्त होती है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कहाँ से, हेबर विधि से प्राप्त, हेबर मेथड से आप इसको प्राप्त करोगे। ऑलराइट, इसके 4 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं डाई ऑक्सीजन गैस के 5 मॉलिक्यूल से। दिस इज डाई ऑक्सीजन, चूँकि दोनों गैस है, साफ दिख रहा है आपको गैसेस कंडीशन में, ठीक है ना। चूँकि दोनों गैस है इसलिए इनकी रिएक्शन कराने के लिए हमें कैटलिस्ट ऐसा चाहिए जिसके ऊपर गैसीय मॉलिक्यूल क्या हो जाए, अधिशोषित हो जाए। क्या हो जाए? गैसीय मॉलिक्यूल अधिशोषित हो जाए। तो यहाँ हम लेते हैं प्लेटिनम जाली, इसको लिया जाता है। टेम्परेचर काफ़ी हाई रखा जाता है, अप्रोक्स 700 to 1000 केल्विन। इन कंडीशंस में जब इनकी रिएक्शन होती है तो मुझे 4 मॉलिक्यूल्स NO, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड के मिल जाते हैं। कहानी समझ में आई? इसके अलावा 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के मिलते हैं, ठीक है ना। वो इनिशियली तो गैसेस कंडीशन में होगी बट बाद में इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्लस हीट, ये जो रिएक्शन है स्टेप फर्स्ट की, ये रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ NO ये एक्सोथर्मिक है, दैट मीन्स ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये आपको ध्यान रखना है, हीट प्लस में मिल रही है अपन को, है ना। तो यहाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हमको पहला स्टेप क्या कंप्लीट किया? NO। जब NO कंप्लीट हो जाता है, स्टेप सेकेंड, अब आप देख रहे हो जो NO बना है, वो जो NO बना था उसके बनने के दौरान टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि NO जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है इसके पास भी हीट बहुत ज़्यादा होगी, साथ में हीट मिल भी रही थी। तो यहाँ पे अगला वर्ड जो स्टेप आता है, कूलिंग ऑफ NO का शीतलन। कहानी समझ में आई? NO का शीतलन। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? शीतलन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, शीतलन कक्ष में जो चैम्बर बनता है, एक फ्लो डायग्राम बनता है, ठीक है ना, फ्लो डायग्राम बनता है, वो अभी मैं बता दूंगा आपको, उसके बाद आपको वापस देख लेना। शीतलन कक्ष में NO के उच्च ताप, वो ताप कितना है? 700 केल्विन से 1000 केल्विन को कम किया जाता है।
को कम कहाँ तक, अप्रोक्स 300 केल्विन टू 350 केल्विन तक कम किया जाता है। समझ आ गई बात। तो हाई टेम्परेचर ऑफ, एक बार मैं इंग्लिश वालों के लिए लिख देता हूँ, हाई टेम्परेचर 700 केल्विन टू 1000 केल्विन डिक्रीज्ड अप्रोक्स 300 केल्विन टू 350 केल्विन, हाई टेम्परेचर ऑफ NO डिक्रीज्ड इन कूलिंग चैम्बर, यही हो गया। इसके बाद स्टेप थर्ड पे चलते हैं। स्टेप थर्ड, ऑक्सीडेशन ऑफ NO, NO का ऑक्सीकरण, NO का ऑक्सीकरण, राइट। तो बेटा NO जो अपन ने ठंडी कर लिया, अभी NO गैस, इसका ऑक्सीडेशन करा दो। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो। कहाँ होगा, जहाँ ऑक्सीडेशन चैम्बर होगा, ठीक है ना। ये कहाँ पर होगा, ऑक्सीकरण कक्ष में होगा। यहाँ लिख देता हूँ, चलो बाद में कर लेंगे इसको। ये बन जाएगा NO2, दिस इज NO2 गैस। समझ में आई। अब यहाँ जो NO2 गैस बनी, ये पूरी प्रोसेस हो रही है ऑक्सीडेशन चैम्बर में, इन ऑक्सीडेशन चैम्बर, ठीक है। अब फाइनल स्टेप क्या होता है, आपने NO2 भी प्राप्त कर लिया। NO2 मीन्स नाइट्रोजन, बताओ, डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट। स्टेप 4 पे जाते हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, HNO3 का निर्माण। अब यहाँ पे फाइनल स्टेप में हम HNO3 का निर्माण करा देंगे। जो थर्ड स्टेप में मुझे NO2 मिला है, इसके रिएक्शन हम करा देंगे वाटर से। इसके रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो यहाँ मिलेगा मुझे एक तो HNO3, इसको बैलेंस कर लो, ठीक है ना, ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस HNO3। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही हैं 4 और 5, और यहाँ कितने हो गए, 6 हो गया है, तो है ना। एक सेकेंड रुको, NO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, इससे बन जाएगा आपका HNO3 प्लस NO। इसको बैलेंस करते हैं, अगर अपन यहाँ पर 4 कर दें या 2 कर दें और यहाँ 4 कर दें, हो जाएगा बैलेंस। नहीं, ये ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है। चलो देख लेना इसको, है ना, फिलहाल बाद में बात कर लेंगे इस पर। तो यहाँ पर ये नाइट्रिक एसिड मिलता है, साथ में मिलता है आपको कुछ क्वांटिटी में NO, कुछ क्वांटिटी में यहाँ क्या मिल जाता है, NO मिल जाती है। और ये NO जो होती है वापस कहाँ चली जाती है, थर्ड स्टेप में। एंटर इनटू थर्ड स्टेप, नोट कीजिए। अभी थ्री से हो जाएगा, है ना।
ओके ओके चलिए समझिए इसको। हमने एक फ्लो डायग्राम बनाया है राइट ऑस्वाल्ड प्रोसेस के लिए, और इस पूरे मेथड को अब एक बार इससे समझेंगे। जो सबसे पहले मैंने लिया है चैम्बर, उसको परिवर्तक बोलते हैं, परिवर्तक या चेंजर चैम्बर। ऑलराइट, यहाँ क्या होता है NH3 और O2 1:10 अनुपात के हिसाब से 1:8 या 1:10 इस अनुपात में यहाँ भेजी जाती है। रिएक्शन में अपन ने मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग भेजा, बाकी ओवरऑल यहाँ पे रेशो ही होता है इसका। यहाँ जो मैंने इस तरह की जाली बनाई है ये है प्लेटिनम प्लेट, जो किसका काम करेगी, दिस इज प्लेटिनम प्लेट कैटालिस्ट उत्प्रेरक का। कहानी समझ में आई। और यहाँ का टेम्परेचर रहता है हाई टेम्परेचर, और इस हाई टेम्परेचर में ये रिएक्शन करती है। कितना टेम्परेचर रहता है 700 to 1000। जब ये रिएक्शन करती है यहाँ NH3 प्लस O2 क्या दे रहा है बेटा, NO दे रहा है, ठीक है ना, ये दे रहा है। तो NO अब यहाँ से निकलना शुरू होगी, ऐसे यहाँ से फ्लो करेगी। अब ये जो एक छोटा सा चैम्बर है इसको बोलते हैं कूलिंग चैम्बर, शीतलन कक्ष, शीतलन कक्ष। यहाँ इसका टेम्परेचर क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, ठीक है ना, 300 to 350 केल्विन। यहाँ से आगे फिर चलेगी NO। इस इंपॉर्टेंट बड़े चैम्बर को बोलते हैं ऑक्सीडेशन चैम्बर, जहाँ ऑक्सीकरण होगा। इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो NO2 के दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे, NO2। सॉरी, NO के दो मॉलिक्यूल O2 के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके बना लेंगे NO2। ये NO2 चूंकि गैसेस फॉर्म में है ना, गैसेस फॉर्म में होने के कारण ये ऊपर उठेगी और यहाँ से होती हुई इस चैम्बर में पहुँच जाएगी। ये जो चैम्बर है यही चैम्बर है जहाँ क्या बनेगा, HNO3 बनेगा। बात समझ में आ गई। अब सुनिए, जैसे ही वो NO2 यहाँ पहुँचेगी, NO2 जैसे ही यहाँ पहुँचेगी ऊपर से वाटर ड्रॉप्स, ड्रॉपलेट्स, तो ये क्या है, ये वाटर शावर है। क्या बेटा, शावर होता है, पानी गिरता है ना, तो ऊपर से NO2 तो गैस है, ये ऊपर चढ़ेगी, लेकिन बीच में इसको कौन मिलेगा, वाटर। वहाँ इनकी रिएक्शन हो जाएगी और स्टेप 4 की तरह ये रिएक्शन कर लेगा। स्टेप 4 की तरह रिएक्शन करेगा तो क्या बनना शुरू हो जाएगा, HNO3 बनना शुरू हो जाएगा। ये HNO3 यहाँ कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे धीरे, और जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी ऊपर जाकर यहाँ कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ बन रहा है HNO3, ये HNO3। अब ये HNO3 जब बनेगा, मान लो ये रूम है आपका, ये रूम है पूरा, और ऊपर से इस छत से मैं बता रहा हूँ कि पानी आ रहा है और यहाँ से NO2 जा रही है, दोनों बीच में मिल रहे हैं, बीच में मिलकर क्या बन रही है, HNO3 बन रही है। लेकिन जब बनेगी तो वो तो दीवारों पे भी गिर सकता है। अगर नाइट्रिक एसिड जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर वो दीवारों पर गिरेगा तो दीवारों को नुकसान पहुँचा सकता है। तो इस वजह से इस चैम्बर कि जो ये मैंने लाइंस वाला दिखाया है,
इसको एसिड प्रूफ बना देते हैं, एसिड प्रूफ वॉल, अम्ल रोधी दीवारें। तो इसकी जो दीवारें होती है ना, उनका इफेक्ट नहीं होता एसिड का, तो ये फिर नीचे इकट्ठा होता चला है। अब ये जो HNO3 बना है ना, ये 68% बना है। ये हमारा जो HNO3 बनता है, ये जो डाइल्यूट HNO3 है ना, डाइल्यूट, इसको डाइल्यूट बोलेंगे, डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब इसके अंदर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है। और ये कितना परसेंट है? 68% का मतलब होता है कि आपके पास 100% कोई चीज़ है, 100%, लेकिन उसमें से 68% यानी 68% तो कौन है? HNO3। तो बाकी कौन है? पानी, वाटर 32%, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक ये कंडीशन आ जाती है। ये पूरा फ्लो डायग्राम है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ इस फ्लो डायग्राम से हम इस पूरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे सामने समस्या ये आ रही है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बन गया। लेबोरेटरी में जब हम काम करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो वहाँ दो तरह के एसिड होते हैं HNO3 के, एक तो डाइल्यूट केस में होता है और एक कंसनट्रेट, सांद्र नाइट्रिक एसिड का मतलब होगा कि उसमें वाटर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? कम। लेकिन हमको कौन सा मिला है? ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से डाइल्यूट तनु मिला है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, इसका क्या करना पड़ेगा? पानी को कम करना पड़ेगा, वाटर की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। तो उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूट से कंसंट्रेशन करने का, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ जो बन गया, ये जो बना है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है बेटा, इसको अब हम क्या कर देंगे? कंसंट्रेशन। तो यहाँ बात करेंगे अपन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, है ना, नाइट्रिक अम्ल का सांद्रण, नाइट्रिक अम्ल का सांद्रण, ऑलराइट, दिस वन। अब नाइट्रिक अम्ल का सांद्रण करने के लिए क्या करते हैं कि जो नाइट्रिक अम्ल बना है उसके ऊपर से H2SO4, सांद्र H2SO4 की वाष्प प्रवाहित करते हैं। सांद्र H2SO4 की वाष्प या वेपर को जब फ्लो करेंगे, जैसे मान लीजिए ये टब है, ये टब है, और इसके अंदर आपने क्या भर दिया? डाइल्यूट HNO3। ऊपर से इधर से कंसंट्रेट H2SO4 की वाष्प को प्रवाहित करो। कंसंट्रेट H2SO4 के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब जल्दी करता है। तो इसके अंदर जो भी वाटर क्या एब्जॉर्बेशन जो होगा, इसमें से वाटर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा HNO3 से, और धीरे धीरे वाटर का एब्जॉर्बेशन होता जाएगा। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये दिस इज, यहाँ क्या बना हुआ है? ये नाइट्रिक डाइल्यूट HNO3 है। यहाँ से आप सपोज कीजिए फ्लो कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, इसमें से आप फ्लो कर रहे हैं किसको? कंसंट्रेट H2SO4। तो इसकी वजह से इसमें से वाटर निकलना शुरू हो जाएगा, ऐसे वेपर बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है, और जनरली ऐसा होता है कि वाटर तो कम होता चला जाएगा, और इस प्रोसेस से जो डाइल्यूट है वो धीरे धीरे ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर H2O के निष्कासन से, H2O के निष्कासन से ये किसमें कवर हो जाएगा? ये था 68% और ये चला जाएगा 90 to 98%, यानी बहुत सारा पानी हमने निकाल दिया। पर इस केस में एक घटना होती है कि कुछ मात्रा में ये जो वेपर है वाटर के साथ साथ वो इसकी वेपर बनना शुरू हो जाती है। किसकी? NO2 की। किसकी वेपर बनना शुरू हो जाती है? NO2 की वेपर बनना शुरू हो जाती है। कहानी समझ में आ गई? तो जो ये NO2 की वेपर बनती है, रेड ब्राउनिश वेपर ऑफ NO2। अब ये हमेशा इसके ऊपर रहेगी। जब भी आपको नाइट्रिक एसिड दे दिया जाएगा तो उस नाइट्रिक एसिड के ऊपर NO2 की वाष्प हमेशा इस तरह से फ्लो में रहेगी। तो हमें बाहर से देखने पर क्या लगेगा? कई बार हम जैसे मान लिया हमने बॉक्स खोला, बॉक्स खोलते ही एकदम से वेपर बाहर आएगी, वो वाटर नहीं होगा, वो इस तरह की वेपर होगी, क्योंकि वाटर तो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो गया। पर वो इसकी वजह से ये प्रोसेस जो चल रहा था, ये प्रक्रिया जो चल रही थी, इस प्रक्रिया के कारण जो NO2 गैस बनना शुरू हुई उसकी वाष्प अपन को दिख रही है। तो हमें ऐसा लगेगा जैसे HNO3 में धुआं निकल रहा है, स्मोक आ रहे हैं। ऐसे HNO3 को हम बोलते हैं फ्यूमिंग HNO3। फ्यूमिंग का मतलब होता है सैधूम्र नाइट्रिक। तो फ्यूमिंग HNO3 कैसे बनता है? फ्यूमिंग HNO3 का मतलब हो गया HNO3 जो कंसंट्रेट हो चुका है प्लस व्हाट? NO2। कहानी समझ आ गई? दिस इज द प्रोसेस। ओके, तो ये फ्यूमिंग का बात है। मैं इसको लिखा देता हूँ, लिखो फटाफट, लिखे बेटा, इसको लिख लेते हैं फटाफट।
कि जब, इसमें पहले एडिंग डालो नाइट्रिक अम्ल का सांद्रण, और जल्दी लिख लीजिए, जब 68% नाइट्रिक अम्ल, जब 68% नाइट्रिक अम्ल का सांद्र H2SO4 की सहायता से, सांद्र H2SO4 की सहायता से सांद्रण कराया जाता है, सांद्रण कराया जाता है, तब HNO3 लगभग, तब HNO3 लगभग 90 to 98%, 90 से 98% तक सांद्रित हो जाता है। इस दौरान लाल भूरे रंग की NO2 वाष्प, इस दौरान लाल भूरे रंग की NO2 वाष्प नाइट्रिक अम्ल की सतह पर, नाइट्रिक अम्ल की सतह पर एकत्रित हो जाती है। ऐसा HNO3 सधूम्र या फ्यूमिंग HNO3 होता है। ऐसा HNO3 सधूम्र या फ्यूमिंग HNO3 होता है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी मेथड एंड फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3। ओके।